हाय फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि केमिस्ट्री गाइड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेक्ट मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन के करेक्ट मैकेनिज्म कैसे लिखे इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है उसे ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना ही होता है और उस मैकेनिज्म को सही तरीके से लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। बहुत सारे लोग मैकेनिज्म लिखने में गलती करते हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को उन रूल्स के बारे में पता चले कि कैसे एरोस का मूवमेंट, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखते हुए एरोस का मूवमेंट कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला रूल 1, ड्रॉ करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। करेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने के लिए करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, ओबे द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी जो एटम होता है, चाहे वो कार्बन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, वो अपने ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है स्टेबल होने के लिए। और एक्सेप्शनल एक हाइड्रोजन और हीलियम है जो ड्यूबलेट बनाता है, बाकी सब ऑक्टेट ही बनाते हैं। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए उससे, तभी कोई भी एटम का हम करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और करेक्ट उसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। सेकेंड आता है, ड्रॉ एवरी सब्स्टिट्यूएंट ऑन एवरी एटम एक्सेप्ट कार्बन। हर एटम का, जैसे एग्जाम्पल में मैंने शो किया है, हर एटम का सही लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए हर एटम का सब्स्टिट्यूएंट को शो करना ज़रूरी होता है। लेकिन कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को हम शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर वो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन हो तो उसे हम शो करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि फिगर में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एग्जाम्पल में कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को शो किया है, कार्बन को शो किया है, और सेकेंड में नहीं किया है, बस डायरेक्ट ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये मेरा दोनों तरीका सही है। तीसरा आता है, शो एवरी चार्ज। करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर के लिए हर चार्ज को शो करना जरूरी होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर हम चार्ज को शो नहीं करेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एटम किससे रिएक्ट कर रहा है, इसे डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमेशा चार्ज को शो कीजिए। चौथा, ड्रॉ लोन पेयर। लोन पेयर को शो करना चाहिए। लोन पेयर से ही हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए लोन पेयर्स को शो करने से सही लुईस स्ट्रक्चर बनाने से हमारा मैकेनिज्म सही होगा। मेकिंग और ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड और डोनेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पांचवा में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और डेटिव बॉन्ड जिसे हम डोनेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। उन दोनों का मेकिंग और ब्रेकिंग में कर्व्स एरो को शो नहीं किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि जनरल अगर बॉन्ड है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम कर्व्ड एरो से शो करते हैं। लेकिन वहीं हम अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें या फिर डेटिव बॉन्ड की बात करें तो उस केस में हम कर्व्ड एरो से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा देंगे कि डायरेक्ट बस ROH, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डायरेक्ट टूट के हाइड्रोजन के बाद प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के बाद माइनस चार्ज आ गया, डायरेक्ट शो कर देंगे, हमें उसे एरो से रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड रूल मेरा, ये तो मेरा पहला रूल था कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखने के लिए सही लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसके मैंने कैसे सही लुईस स्ट्रक्चर बनाया उसके मैंने आपको रूल्स भी बता दिए। तो सबसे पहले आपका लुईस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। दूसरा मेरा रूल आता है सही ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखने के लिए, वो ये है, एरो स्टार्ट्स ऑन विथ बॉन्ड और लोन पेयर बिकॉज दोज रिप्रेजेंट फील्ड ऑर्बिटल। जैसा कि आप जानते भी होंगे या फिर हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फील्ड ऑर्बिटल से अनफिल्ड ऑर्बिटल की ओर होता है और फील्ड ऑर्बिटल को बॉन्ड्स या लोन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब भी कोई रिएक्शन लिखिए तो उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हम कर्व्ड एरो से शो करते हैं, उस
एरो की स्टार्टिंग हमेशा या तो बॉन्ड से होगी या फिर लोन पेयर से होगी। कभी भी कोई भी एरो चार्ज से स्टार्ट नहीं होगा। मेरा तीसरा रूल इसी का फर्दर है कि जो भी एरो होता है, मेकिंग एरो इंड ऑन एटम और बॉन्ड बिकॉज दिस रिप्रेजेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फिल्ड ऑर्बिटल से अनफिल्ड ऑर्बिटल की होगा, तो एरो हमेशा ही एटम पे या बॉन्ड पे इंड होगा, क्योंकि एटम्स और बॉन्ड अनफिल्ड ऑर्बिटल को शो करते हैं। इसलिए हमेशा एरो को ये बॉन्ड्स या लोन पेयर से स्टार्ट करके एटम या बॉन्ड पर ही इंड करें। कभी भी चार्ज से स्टार्ट करके चार्ज पे इंड करने में चार्ज को यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये HO माइनस को मैंने रिएक्ट करवाया, तो कभी भी चार्ज से मूवमेंट नहीं होगा, हमेशा लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होगा या फिर ये बॉन्ड से मूवमेंट होगा, ना तो कभी चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ना ही चार्ज पे इंड करेगा मेरा एरो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। रूल 4, ओबे द 3 एरो रूल। डू नॉट ड्रॉ मोर देन 3 कर्व एरो पर एलिमिनेशन रिएक्शन। कभी भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 से ज़्यादा कर्व एरो का यूज़ मत कीजिए। जैसा कि आप मेरे एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेरा पहला जो फिगर है उसमें मैंने एक साथ रिएक्ट करवाते वक्त 4 कर्व एरो का यूज़ किया है, जो कि गलत है, क्योंकि एक ही एलिमिनेशन रिएक्शन में 4 कर्व एरो का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे फर्दर मेरा आगे का जो स्टेप्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि एक ही स्टेप पे मेरा रिएक्शन हो गया तो वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को शो नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा 3 या 3 से कम एरोज का ही यूज़ कीजिए। 5वां, नो टर्म मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन टेक प्लेस। टर्म मॉलिक्यूलर का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल्स। इस रूल के में ये कहा गया है कि कभी भी 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। 3 मॉलिक्यूल्स का एक साथ रिएक्ट करना बहुत एक्सेप्शनल होता है, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है। अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि कोई कभी भी आपने किसी चीज़ को मान लीजिए 2 बॉल ही को तो उसको कोलाइड करते हुए देखा है, तो हमेशा 2 ही बॉल कोलाइड करेंगे। कभी बहुत एक्सेप्शनल होता है कि 3 बॉल से एक साथ कोलाइड कर जाए। उसी तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करना, एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल सा है। इसलिए हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट करेंगे एक साथ। 6, हाइड्रोजन इज ऑलवेज अटैच टू समथिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन चाहे वो प्रोटॉन फॉर्म में हो, हाइड्राइड फॉर्म में हो या हाइड्रोजन एटम हो, वो हमेशा किसी न किसी से अटैच रूप में होगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। वो कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। भले ही हम उसको कभी कई जगहों पे शो कर दिया जाता है, लेकिन वो सिंगल फॉर्म में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। वो इतना रिएक्टिव है कि एक से जगह से वो रिलीज हुआ नहीं कि डायरेक्ट दूसरी जगह से रिएक्ट कर जाता है और वहाँ बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन को किसी न किसी के साथ अटैच ही रहता है। 7वां, ये मेरा छठा रूल का सेकेंड पार्ट है, अवॉइड H+ हैज़ रिएजेंट। H+, जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, तो वो कभी भी सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए H+ को कभी भी रिएजेंट के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। वो हमेशा किसी न किसी से अटैच है, जैसे कि किसी एसिड से अटैच हो, वो हमेशा किसी एसिड से या फिर किसी न किसी से अटैच रहेगा, और उसी को हम जैसे कि Ha को हम रिएजेंट के रूप में यूज़ करेंगे, ना कि H+ को। 7वां रूल, अवॉइड प्रोटॉन ट्रांसफर थ्रू 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोटॉन के ट्रांसफर को अवॉइड कीजिए। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में स्क्वायर पार्ट में, मतलब कि एक तरीके से स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, जो कि बहुत ही जो डायरेक्ट ऐसे शो नहीं होता है। उसका 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए पहले या तो एसिडिक और बेसिक कंडीशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि कैसे होगा, डिसाइड एसिडिक और बेसिक कंडीशन।
तो एसिड कंडीशन के लिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन कैसे अकर किया है, ये रिएक्ट कर रहा है और हमेशा इसी तरीके से रिएक्शन होगा। बेस के लिए भी ये जैसा मैंने फिगर में शो किया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसी तरीके से होगा और ऐसी कोई भी रिएक्ट करेगा। ये मेरे रूल्स थे, मेरे 7 रूल्स थे, 7 रूल्स थे मेरे ये सही रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने के। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और तुम अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक कि मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।